नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरण के चुनाव की मतगणना कुछ देर बाद शुरू। केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए साल भर पहले राज्य सरकार 3 कृषि बिल लाई। पंचायतों के चुनाव निपटने के बाद विधानसभा सत्र की बारी। इसके बाद वल्लभनगर और दरियावाद के उपचुनाव भी दस्तक दे रहे। बीजेपी के उप प्रमुख सचेतक प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का उपयोग करेगी। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार मॉनिटाइजेशन स्कीम के नाम पर देश बेच रही है। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरण के चुनाव की मतगणना कुछ देर में शुरू हो गई। रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के 18, भाजपा के 3 और 5 निर्दलीय दल आगे रहे। जिला परिषद के लिए की जा रही वोटों की गिनती में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को बढ़त मिली। 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरण में वोट डाले गए। पहले चरण में 26 अगस्त, दूसरे के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के चुनाव के लिए 1 सितंबर को वोट डाले गए थे। अब तीनों चरण के सभी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों को मिले वोटों की काउंटिंग शनिवार को हो रही है। यह काउंटिंग जिलों के मुख्यालय पर हो रही है। तीनों चरण में प्रतिशत मतदाताओं ने वोट अधिकार का उपयोग किया। चुनाव परिणाम 6 जिला प्रमुख, उप प्रमुख, जिला उप प्रधानों की परिस्थिति को मोटे तौर पर साफ कर सकता है। वैसे में इनमें से 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायती समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस तरह 199 जिला परिषद और 1537 पंचायती समिति सदस्यों के परिणाम कुछ देर बाद ईवीएम मशीन के तेजी से बाहर आना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए साल भर पहले राज्य सरकार 3 कृषि बिल लाई। इसे राज्यपाल के स्तर पर रोकने का मामला एक बार फिर उठा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि बिल रोकने पर राज्यपाल पर निशाना साधा। दरअसल पंचायती राज चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग तो देखो, राजस्थान में किसान हित के 3 कानून पारित किए गए, आज तक राज्यपाल के पास पड़े हैं, उन्हें अब तक आगे नहीं बढ़ाया। डोटासरा ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर बीजेपी नेता बौखलाहट भरी बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग कहीं देखना हो तो आप केंद्र सरकार की देखिए। सत्ता का दुरुपयोग हमने पिछले 5 साल देखा, जबकि धौलपुर में उपचुनाव था। सत्ता का दुरुपयोग देखना ही था तो कभी यूपी में देखिए, किस तरीके से धमकाया जाता है, पर्चे खारिज किए जाते हैं। विपक्ष लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग देखना है तो अन्नदाता किसान 9 महीने से धरने पर बैठे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। राजस्थान सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधान को प्रदेश में लागू नहीं करने की घोषणा की। इसके बाद पिछले साल सितंबर में विधानसभा का सत्र बुलाकर 3 कृषि बिल पास किए। इन बिलों में तीनों केंद्रीय कृषि प्रावधान को बाईपास करने के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किया। जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजे तो इन्हें रोक लिया गया। पिछले साल से ही ये बिल राजभवन में ही है और इनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। पंचायतों के चुनाव निपटने के बाद विधानसभा सत्र की बारी है। इसके बाद वल्लभनगर और दरियावाद में उपचुनाव भी दस्तक दे रहे हैं। ये राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात है, लेकिन सियासतदानों की नजरें इस पर कांग्रेस के उस अहम घटनाक्रम की बाट जो रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल के नए चेहरे शामिल करेंगे। यह होना है, लेकिन कब से इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही है। बीते 1 साल में ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब कांग्रेस के विधायक इस उम्मीद में जयपुर आ जमे कि पता नहीं किस वक्त गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करने का ऐलान कर दे। हालांकि गहलोत ने नजदीकी सूत्रों अब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये कर दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एंजियोप्लास्टिक करवाने के बाद फिलहाल कुछ दिनों तक डॉक्टर की निगरानी में है। सियासी कामकाज के लिए वे कब फिट हो पाते हैं, अब सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। इस 1 साल के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति की मांग को लेकर बहुत कुछ होता नजर आया। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन से लेकर राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल तक गहलोत से मिलकर चले गए। माकन ने विधायकों को फीडबैक लेकर आलाकमान को सौंप दिया।
बीजेपी के उप मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का उपयोग करेगी, जो म्यूचुअल फंड की तरह विभिन्न निवेश की पुलिस करेंगी। विडंबना ये है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ। साथ ही 2G, कोलगेट और आदर्श जैसे घोटालों के कारण तत्कालीन यूपीए सरकार एक अलग तरह के मुद्रीकरण पर फोकस कर रही थी। अब राजीव शुक्ला किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? शुक्ला के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के हित व शाख बेची और आज भी कांग्रेस की सोच वैसी ही है। 2013 तक यूपीए ने अनेक मंचों से भारत का हित बेचने का कार्य किया। 10 वर्षों तक सरकार में कभी रही भ्रष्ट यूपीए को देश की जनता ने लगातार 2 बार सबक सिखाते हुए विपक्ष के दर्जे लायक भी नहीं छोड़ा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत केंद्र ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार मोनेटाइजेशन स्कीम के नाम पर देश बेच रही है। बीजेपी सरकार को रोका नहीं गया तो कल ये जयपुर हवा महल बेच देंगे, आमेर का किला बेच देंगे, ये देश की धरोहरों को बेच देंगे। केंद्र सरकार ने पिछली बार लाल किला को कोलकाता की एक कंपनी को देने की तैयारी कर ली। राजीव शुक्ला पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 70 साल के जनता के पैसे से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए उन्हें कॉरपोरेट घरानों को देना गलत है। केंद्र कह रहा है कि किराए पर दे रहे हैं, लेकिन 50 साल के लिए कौन किराए पर देता है? अपने खास उद्योगपतियों को देश की धरोहर को बेच रहा है। सरकार के हाथों में कुछ नहीं रहने वाला, ये क्या क्या बेच देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब आप एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, मोबाइल टावर ही नहीं चला सकोगे तो आप सरकार में क्यों हैं? ऐसे में लोगों को सरकार छोड़कर चले जाना चाहिए। केंद्र सरकार देश बेच रही है। देश बेचने के लिए किसी पार्टी को जनता सत्ता में नहीं लाती। केंद्र सरकार स्ट्रैटेजिक महत्व के असेट बेचकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। Anytime, anywhere. न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। भ्रष्टाचारी की सहकारिता सहकारी विभाग ने नियुक्ति, वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मामलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने पहले बीकानेर के जयपुर रोड स्थित सहकारी विभाग के कार्यालय से पूर्व कर्मचारी को दबोचा। इसके बाद श्री गंगानगर व चूरू में कुछ 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इन सबसे पूछताछ और इनके घर की सर्च देर रात तक चलती रही। एसीबी को शिकायत मिली थी कि अतिरिक्त रजिस्टर्ड सहकारी समिति या कार्यालय बीकानेर में उच्च स्तर भ्रष्टाचार चल रहा है। खासकर अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन विसंगतियों के लिए निस्तारण व विभिन्न टेंडर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाएगा। उक्त सूचना के बाद ब्यूरो ने टेक्निकल रूप से इस शिकायत पुष्टि की। पता चला कि शिकायत में दम है और कुछ दलाल बीकानेर स्थित कार्यालय में सक्रिय है। इस पर शुक्रवार को 3 टीम एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। सबसे पहले बीकानेर में दलाल के रूप में काम करने वाली मोहम्मद की गिरफ्तारी की गई। वही महमूद इसी विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी है। शुक्रवार को भी जयपुर रोड स्थित ऑफिस में था। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया और पुलिस निरीक्षक दीपिल खुन्नी के नेतृत्व में टीम का गठन करके इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जजों की कमी से जूझ रहे राजस्थान हाईकोर्ट के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 6 नए जजों की नियुक्ति की। इनमें से 3 न्यायिक अधिकारी कोर्ट के हैं और 2 वकील कोर्ट से हैं। न्यायिक अधिकारी कोर्ट से उमाशंकर व्यास, विनोद कुमार भारवानी व मदन गोपाल व्यास और वकील कोर्ट से गणेश राम मीणा और सुदेश बंसल को नाम को मंजूरी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट के लिए वकील कोर्ट से जज बनने के लिए भेजे गए फरजंद अली के नाम पर भी पुनर्विचार करते हुए उन्हें भी जज बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया। अभी 50 जजों के मुकाबले 23 ही नियुक्त है।
कमजोर मानसून के चलते इस बार राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जल संकट के हालात हैं। सिंचाई और पीने योग्य पानी के लिए देश भर में बने 130 बांधों में 6 बांधों से क्षमता के मुताबिक पूरा पानी है। शेष 124 बांधों में से 100% पानी नहीं आया। देश के 25 बांध तो ऐसे हैं जहां 50% पानी भी नहीं पहुंच पाया। सेंट्रल वाटर कमीशन की 26 अगस्त की जारी रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि आने वाले दिनों में मानसून फिर से सक्रिय होता है तो कुछ बांधों में पानी आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बांधों में इस समय 108 BCM पानी है, जबकि पिछले वर्ष में BCM पानी था। पिछले 10 सालों में इन बांधों में 113 BCM पानी रहा। सीधे तौर पर समझा जाए तो देश भर में बांधों में जितना पानी होना चाहिए उसका महत्व 63% पानी ही है। पिछले 10 वर्षों में इन बांधों में क्षमता 96% पानी रहा। राजस्थान के बांधों में पानी कम आया, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत यह है कि हिमाचल में बारिश कम हुई। पश्चिमी राजस्थान को हिमाचल प्रदेश के गोबिंद सागर और पोंग डैम से पानी मिलता है। इस बार भाखड़ा डैम में भी 64% पानी है, जबकि पोंग डैम में महज 52% पानी बचा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने नागौर के ताऊसर में बंजारों की ठाणी प्रकरण में आरोपी बनाए गए दोनों विधायकों की अभियोजन स्वीकृति सरकार द्वारा विड्रॉ कराने का आदेश को अपास्त कर दिया। अब इन विधायकों के खिलाफ भी नागौर के CJM कोर्ट से फिर से मुकदमा चलेगा। सरकार ने 20 फरवरी 2021 को इन विधायकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को वापस ले लिया था, जबकि इन दोनों के साथ आरोपी बनाए गए देवाराम के खिलाफ मामला चलता रहा। पूर्व में देवाराम की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि इसी मामले के अन्य आरोपी विधायकों की अभियोजन स्वीकृति को विड्रॉ कर दिया। इसी पर कोर्ट ने स्वप्रेरणा के संज्ञान लेते हुए विड्रॉ आदेश जारी करने वाले अफसर से हलफनामा मांगा कि इसमें ऐसा क्या जनहित था, कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि सरकार को विड्रॉ का आदेश जारी करना पड़ा। 25 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने आदेश बंजारों की ठाणी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। तभी भोपालगढ़ विधायक पुरखराज गर्ग और मेडल विधायक इंदिरा बावरी सहित RLP के कुछ नेता पहुंचे और विरोध जताया। इस पर देवाराम व विधायकों पर केस हुआ और 10 डिजाइन विवाद में रिटायर्ड अधिकारी की हत्या के जयपुर अधिकारी की हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंपनी के ठेकेदारों ने 14 फुट ओवर ब्रिज के डिजाइन को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा से 15 लाख रुपए में शटर बुलाकर हत्या करवाई दी गई। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि करणदीप निवासी साकेत कॉलोनी हिसार में किए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। जयपुर में NHAI के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के ही ठेकेदारों ने 14 फुट ओवर ब्रिज के डिजाइन को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा से 15 लाख रुपए में शूटर बुलाकर हत्या करवाई गई थी। हत्या के दिन ही ठेकेदारों से विवाद और हरियाणा के शूटरों से हत्या किए जाने की बात प्रमुखता से कही थी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि करणदीप निवासी साकेत कॉलोनी और हिसार किराएदार गुरुग्राम और आलमपुर भिवानी हरियाणा हाल किराए गोल्फ सेक्टर 65 गुरुग्राम हरियाणा को गिरफ्तार किया। 26 अगस्त को RK चावला निवासी फरीदाबाद हरियाणा जयपुर में प्रोग्रेस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे। मीटिंग के बाहर निकलते ही 2 युवकों ने फायर कर हत्या कर दी और फिर बाद में दोनों फरार हो गए। भागने के बाद पुलिस ने 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। काले रंगी फॉर्च्यूनर में भागते हुए दिखाई दी
उनकी पहचान नहीं हो सकी, तब पुलिस ने कंपनी के ठेकेदारों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। गिरफ्तार करणदीप सिंह मुख्य आरोपी है। मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मालिक है। विकास देवंदा और नवीन दोनों ही इंजीनियर हैं। ये करणदीप की कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने आपस में ही बातचीत की, योजना बनाई और आरके चावला कंपनी के कार्य में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसको सबक सिखाना होगा। तब 15 लाख में 2 शूटर को सुपारी दी गई। डेंगू ने चिकित्सा विभाग की नींद उड़ा रखी है। जयपुर के सिर्फ अगस्त में ही डेंगू के 110 मामले सिले, जो इस बार सबसे ज्यादा है। पिछले साल इसी माह में एडीयू मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू के मात्र 41 केस पाए गए थे। चिकित्सा एवं विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले डेंगू के आंकड़ों में एक भी मौत नहीं है, जबकि एसएमएस में अब तक डेंगू से 4 मौत हो चुकी है। ऐसे में साफ जाहिर है कि विभाग मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगा है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर रवि प्रकाश वर्मा कहते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इलाइजा जांच को ही कंफर्म माना जाता है। हमारे यहाँ अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक केस की रिपोर्टिंग की जाती है। प्रदेश में डेंगू में अब तक का आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। शहर में एसएमएस अस्पताल, सैटेलाइट सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट बनी पार्क, जीके लॉन, जयपुरिया और जांच के इलाजे जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सक्सेना और आरएचयू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजित सिंह का कहना है कि अचानक से डेंगू का ग्राफ बढ़ने का पहला कारण बारिश का फ्रेश वाटर कलेक्शन, जिसमें लावा पनप कर मच्छर बनने पर किसी व्यक्ति को काटने पर डेंगू फैल सकता है। दूसरा, कूलर, गर्मीले टायर और जालियों में पानी एकत्र होने तथा कारण डेंगू वायरस के 4 प्रकार है, जो कि रिंग फैलने की क्षमता और तीव्रता पर निर्भर करता है। जिले के गंगाधर थाना क्षेत्र के अजोलिया का खेड़ा में गुजरात के यूपी जा रहा एक एसिड से भरा टैंकर पलट गया। ट्रक पलटने से एसिड का रिसाव होने लगा, लेकिन कोई भी जानहानि नहीं हुई। चालक को झपकी लगने से यह हादसा हुआ। शुक्रवार सुबह सूचना पर थाना अधिकारी शिवलाल मीणा व नगजीराम भाई जाप्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद 3 क्रेन मंगवाकर ट्रैक्टर को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन शाम तक ट्रैक्टर को उठाने में सफलता नहीं मिली। नगजीराम ने बताया कि गंगाधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजोलिया का खेड़ा में हाईवे पर टैंकर चालक को झपकी लगने से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक हबीब पुत्र कमाल खान निवासी नृत्य मेवात बाल बच गया। इस टैंकर में एसिटिक एसिड भरा हुआ था, जिसका धीरे धीरे रिसाव होने लगा और आसपास के क्षेत्र में बदबू फैलने लगी। खबर मिलते ही थाना अधिकारी सोलाल मीणा और एसएसआई नगजीराम मौके पर पहुंचे और खेड़ा में हाईवे पर टैंकर अनियंत्रित होकर पलट खा गया था। हादसे में चालक हबीब पुत्र एसिड भरा हुआ था। अचानक टैंकर अनियंत्रित हो गया और पलट खा गया। चालक टैंकर को सूरत गुजरात से यूपी लेकर जा रही थी। एसिड के रिसाव की सूचना पर पुलिस ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से केमिकल की जांच के लिए एक टीम को बुलाया। पाली जिले में पेयजल संकट को देखते हुए जोधपुर से पाली पानी पहुंचने के लिए वाटर ट्रेन संचालित करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर अब रेलवे ने जलदाय विभाग को पत्र लिखा, जिसमें वाटर ट्रेन को एक फेरी का खर्च 3.80% बताया गया। इस हिसाब से रोजाना वाटर ट्रेन के 4 फेरों पर 15 खर्च होंगे। 31 अक्टूबर 2021 से 3 जून तक ट्रेन संचालित की जा सकती है। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई में इस बार पानी की आवक नहीं होने से पाली में पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जवाई में 2 दिन पानी कम हो रहा है। इसको लेकर जिले भर में 96 घंटे में एक बार पेयजल सप्लाई की जा रही है। शहरवासियों की आगामी गर्मियों तक प्यास बुझाने के लिए जलदाय विभाग ने पूरा प्लान भी तैयार किया। जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाकर प्यास भी बुझाई जाएगी। इसको लेकर 2 दिन पूर्व जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जोधपुर पहुंचकर रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे से मुलाकात की। साथ ही 31 अक्टूबर से वाटर ट्रेन पाली पहुंचाने की मांग की। इस पर डीआरएम ने भी सहमति जताते हुए समय में वाटर ट्रेन पहुंचाने का आश्वासन दिया। रेलवे ने पाली जलदाय विभाग के पानी की मांग के अनुसार ट्रेन के फेरे, वेगन समेत पूरे खर्चों का ब्यौरा दिया। इसके बाद ही रेलवे ने अपने मंडल से वेगन एकत्रित करने और उनकी धुलाई कर पानी के लिए तैयार करेगी। इसके बाद ही जोधपुर के पाली ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। बिजली के लिए कोयला संकट, कर्ज में डूबी राजस्थान की बिजली कंपनियों ने कोयले का भुगतान नहीं कर पा रही है। नतीजा, पूरा प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। इससे इतर एक तथ्य यह भी है कि सिर्फ बीकानेर ही मौजूद कोयलों के भंडार का उचित दोहन करे तो 50 साल तक हर दिन 800 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाने का लायक कोयला यहाँ से मिल सकता है। प्रदेश में कोयले को बड़ी किल्लत के कारण पावर प्लांट बंद होने के कगार पर है। रोजाना 10 रैंक कोयला चाहिए, लेकिन 4 रैंक ही मिल रहे हैं। जबकि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के गृह जिले बीकानेर में ही
कोयले का अकत भंडार है। भूवैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक बीकानेर जिले में करीब 1000 मिलियन टन है, जिसमें 50 सालों तक 800 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। बरसीसर में केंद्र सरकार के उपक्रम नेवली इंडिया लिमिटेड को 20 लाख टन प्रतिवर्ष खनन की अनुमति दी। वहां 12 से 15 लाख टन की खनन कर काम लिया जा रहा है। बीकानेर के लिग्नाइट बड़ी उपलब्धता को देखते हुए नेवली के बिटनॉक में 250 मेगावाट का एक और प्लांट लगाने से हाडला में माइनिंग के कई बार पावर प्लांट को 500 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन वर्ष 17 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने बिजली खरीदने से मना कर दिया और दोनों प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया था। राज्य सरकार पट्टों से वंचित भूखंडों के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभिवादन लगाने जा रही है। अभियान के प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया। इनमें से 33% यानी करीब 91,000 पट्टे एकले जेडीयू से बांटे जाएंगे। अभियान का सबसे बड़ा फायदा शहर की ऐसी 585 कॉलोनियों को होगा जिनका नियमन ना तो हो चुका है, लेकिन इसमें स्थित 91,000 भूखंड मालिकों को पट्टे नहीं मिलेंगे। ये भूखंडधारी ब्याज पेनल्टी के छूट के साथ अब पट्टे ले सकेंगे। जेडीयू अनुमोदित कॉलोनियों को पट्टे जारी करने के लिए सितंबर में कैंप आयोजित कर अभियान में पट्टा जारी करेंगे। जेडीयू की रिपोर्ट के अनुसार शहर में सबसे ज्यादा 19,000 पट्टे जोन को मिलेंगे। फिलहाल जून 1999 तक बस्ती कॉलोनियों को पट्टे जारी होंगे। यदि राज्य सरकार नई कॉलोनियों के रिकॉर्ड लेने को मंजूरी देती है तो 1000 कॉलोनियों को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।